नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आज 27 फरवरी है और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच का आज आखिरी दिन है। नया सेबी चीफ कौन आएगा इसको लेकर अभी पता नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने देश को कैसे बचाए, देश का स्टॉक मार्केट कैसे बचाए, देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे बचाए। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सभी का जो पूरा एक इंस्टीट्यूशन है अपने आप में, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो भी खोजी पत्रकारिता उन्होंने की थी और जो भी चीजें सामने से निकली थी, उससे बहुत कुछ ये पता चला कि स्ट्रक्चरली कितनी सारी चीजें गड़बड़ है सेबी में। आज क्या सेबी को अगर एक और माधवीपुरी बुच मिल गया, मान लीजिए, जिसकी संभावनाएं ज्यादा हैं, वो इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेट जब पूरा देश चलाने लगते हैं, मोदी जी कॉर्पोरेट्स के आगे नतमस्तक हैं और कॉर्पोरेट्स की ही अगर चलेगी तो कॉर्पोरेट्स ये इंश्योर करेंगे कि उन्हीं के मर्जी का व्यक्ति सेबी चीफ बने। तो अगर मान लीजिए दूसरा एक माधवीपुरी बुच सेबी के चेयरपर्सन के जगह पर आता है तो देश का क्या होगा। करोड़ों निवेशकों ने अपने पैसे गंवा दिए हैं ओनली बिकॉज माधवीपुरी बुच उन निवेशकों का ख्याल न करके, बल्कि उन्होंने जो धन्ना सेठ है, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनका ध्यान रखा था। तो अगर दूसरी माधवीपुरी बुच आ गई तो देश का क्या होगा, देश के सामने कितना बड़ा खतरा होगा और सेबी का नया चीफ कैसा होना चाहिए। आज इसी को लेकर हम बहुत ही फोकस्ड कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगणमन। और आज माधवीपुरी बुच का आखिरी दिन है, लेकिन मैं पहले इसी सवाल से ही शुरू करूंगी कि अगर दूसरा माधवीपुरी बुच आई या आया, देश कितने बड़े खतरे में होगा और जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो कितने खतरे में पड़ेगी। नमस्कार नीलू जी। देखिए, देश जो है बहुत संकट से गुजर रहा है और इस संकट में जो है देश बहुत हद तक जो है कैपिटल मार्केट पे डिपेंडेंट है। उसकी पूरी इकॉनमी जो है कैपिटल मार्केट पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है यही जो है टैक्स देता है और यही कंज्यूम करता है और यही जो 3 या 5 करोड़ जो एक्टिव कंज्यूमर्स हैं, यही लोग हैं जो कि इन्वेस्टर भी हैं स्टॉक मार्केट में, और वहां से वो पैसा निकाल के खर्च भी करते हैं और लगाते भी हैं। अगर उनका पैसा डूब जाएगा तो 2 चीजें होंगी। पहली चीज तो ये होगी कि सरकार जो वो मुनाफा कमा रहे थे उससे वो सरकार को भी एक पोर्शन मुनाफा दे रहे थे। जैसे कि पहले जो शेयर बाजार में कमाई होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं था, बाद में शॉर्ट टर्म गेन पर उन्होंने जो है टैक्स लगाया, 20% किया और अभी लॉन्ग टर्म में 12.5%। तो जो शुरू में 20-22 करोड़ जो आ रहा था टैक्स शेयर के कमाई से, क्योंकि लोग भी कमा रहे थे, वो पिछले साल करीब 1 लाख करोड़ हो गया, 98,000। और वैसे ही खूब स्पेकुलेशन होता है तो उसको एसटीटी कहते हैं, तो उससे भी सरकार को करीब 44-45 हजार करोड़ रुपया मिल रहा था और शॉर्ट टर्म गेन से भी मिल रहा था। तो आप ये सोचिए कि पिछले साल सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपया कम से कम शेयर बाजार से मिला। अगर ये पैसा आना बंद हो गया तो ये इतना बड़ा चंक है कि सरकार के खर्चे में और डेफिसिट फाइनेंसिंग में एक बहुत बड़ा वो दिक्कत आ जाए। तो ये तो सरकार का हित हुआ। दूसरा कि जो शेयर बाजार को इन लोगों ने मैनिपुलेट करके बढ़ने दिया और जो उसके जाती थे उसको इन्होंने चेक नहीं किया, और स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में जो शेयर जो है 4 गुना 5 गुना और कार्टेल बन के जो है पंप एंड डंप हुआ, उसके बाद वैल्यूएशन बढ़े और बाहर के निवेशक अपना पैसा उठा के 1 लाख करोड़ रुपए ले गए। सबसे ज्यादा अभी जितना है पैसा निकला कभी नहीं निकला। तो इससे क्या होगा कि जो मिडिल क्लास के पास जो कमाई होती थी शेयर बाजार में, तो कुछ तो पैसे वो वापस लगाते थे, लेकिन कुछ पैसे वो इन्वेस्ट करते थे। किसी ने मकान खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, इस तरह के बहुत लोग हैं। हम एक आदमी को जानते हैं, जान पहचान के हैं,
यंग सा लड़का है, मैंने कभी नहीं सोचा था, बीकॉम ही है खाली, कि वो जो है, मैं पिछले बार गया तो देखा मर्सिडीज पे घूम रहा है। उसने कमाया पैसा तो उसका शौक था, उसने अपना शौक पूरा किया। लेकिन नॉर्मल अगर वो सैलरी क्लास होता तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में मर्सिडीज नहीं अफोर्ड कर पाता। तो इस तरह से जो है अफरात कमाई हुई, एक्सपेंडिचर हुआ, उससे इकोनॉमी चली। तो ये दोहरी मार होगी, एक तो कि जो निवेशक और मिडिल क्लास है उसको पैसे की तंगी आ जाएगी, और दूसरा है कि जो टैक्स सरकार को आ रहा था वो नहीं आएगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार जो है सेबी के ऐसे आदमी का चयन करे कि जो है उनको उसमें कॉन्फिडेंस आवे। नहीं आवे तो 3 महीने के बाद आवे, कहें कि आह क्या बढ़िया आदमी चुना है। ये आप कई बार देखते हैं बैंकों वगैरह में भी, कि एक अच्छे चेयरमैन को आप चुनते हैं तो कहते हैं हाँ ये जो है कुछ करेगा। या जैसे आपने रघुरामन को चुना, ये नहीं कि और भी आरबीआई के गवर्नर अच्छे नहीं थे, तो लोगों ने कहा कि हाँ बड़े अच्छा चॉइस है। या मनमोहन सिंह को आपने चुना, तो उन लोगों ने एक जो जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर को चलाया या रजिस्ट किया, रघुराम राजन की तो यही गलती थी कि वो डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ थे और उन्होंने लिख के दिया, और बैंकों का वो टाइट कर रहे थे एनपीए वगैरह। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो महल में रहने वाले आदमी नहीं थे, वो क्लासरूम में पढ़ाने वाले और रिसर्च करने वाले आदमी थे। जहां से आए वहां वो चले गए। तो इस तरह के लोग कैपिटल मार्केट में हैं, इस तरह के लोग बाहर में भी हैं। एक हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, वो काफी लिखते उखते भी हैं, है ना। उस तरह के लोगों को अगर आप रीच, लेकिन वो अप्लाई नहीं करेंगे, ये आपको मैं बता दूं। सेबी के चेयरमैन का वो होता है जनरली एप्लीकेशन से, एक सर्च कमेटी होती है, वो 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट करती है, ज्यादा करके सेक्रेटरी और भी जो भी उसका क्राइटेरिया है वो अप्लाई करते हैं। लेकिन आज तक ये नहीं हुआ कि कानून का कोई जानकार या फोरेंसिक ऑडिट का जानकार या एकेडमिक सेक्टर में एक मेंबर बने थे आईआईएम अहमदाबाद के, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, लेकिन वो काफी अच्छा काम उन्होंने किया और आज भी वो लिखते वगैरह हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट है उनका, वो पढ़ाते हैं। तो एकेडमिक फील्ड में सिक्योरिटी लॉ को पढ़ाने और जानकार लोग काफी हैं, और उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ है और क्या करना है। जो कि ये मार्केट प्लेयर को जो इन्होंने अपॉइंट किया, वो जो है सबसे खराब काम किया। क्योंकि मार्केट प्लेयर दो काम कर सकता है, क्या तो वो सारा लूपहोल जानता है। गारंटी नहीं है ना अरुण जी, मान लीजिए कि कोई एक दूसरे मार्केट प्लेयर को लेकर आए, माधवीपुरी बुच जैसे, ये तो आपका नहीं अभी सजेशन तो है, नहीं है, कोई जो मार्केट नहीं को समझता हो ऐसे व्यक्ति को लाएंगे? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को आप दोबारा लाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया इतने दिन से। अगर आप देखिए जीवी रामकृष्णा जो थे वो आईएएस थे, हाँ, उसके बाद आप देखिए बाद में भवे बने, दामोदरन बने, बीच में एक और बने वो भी आईएएस थे, एक एलआईसी के कोई उसमें बने, फिर उसके बाद सीवी भवे बने, फिर यूके सिन्हा बने, यूके सिन्हा के बाद जो है आपको त्यागी बने। देखिए हमारा पूरा एक्टिविज्म और कानून जो है वो केवल सिक्योरिटीज और ये सब गड़बड़ सड़बड़ में बीतता है। मैं कोई कमर्शियल प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, खाली पब्लिक इंटरेस्ट की हमने वो की जो कि मैं सबसे नेक काम अपने लिए समझता हूँ, और कोई समझे चाहे नहीं समझे। तो वो तो एक्टिविज्म, तो इस बात को मैं बहुत मतलब कि अच्छे से समझता हूं कि कहां पर क्या गड़बड़ है। तो सरकार में एक काम तो बहुत अच्छा किया, जितने भी सेबी चेयरमैन थे, कि ट्रेडिंग को सेफ बना दिया। आज बाहर का निवेशक अगर हिंदुस्तान में पैसा निकाल लगाता है तो वो उसको मालूम है कि हम अगर बेच के जाएंगे तो मेरा पैसा 3 दिन में डॉलर टू डॉलर हो जाएगा। मतलब कि यहां बेचेंगे 2 दिन में पैसा मिलेगा, उसको हम कन्वर्ट करके फिर यूएसए में ले जा सकते हैं। ये एक बहुत, और मेरा पैसा डूबेगा नहीं अगर हम शेयर बाजार में लगाएंगे। ये एक बहुत बड़ी वो क्राइटेरिया होती है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारे मार्केट में पैसा लगाता है, स्पेशली फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट का वो, उससे अगर आप जाएं तो बहुत जरूरी है, इसीलिए इतने पैसे आए। चीन में यही एक बार हुआ कि वो पैसे नहीं निकाल पाए और महीनों लग गए बेचने के बाद, क्योंकि उनके फॉरेन एक्सचेंज में कुछ ये गड़बड़ था या जो भी पॉलिसी थी।
तो उससे जो है, क्योंकि चीन के मार्केट में शेयर का दाम बहुत गिर गया, लेकिन वो बड़े हेजिटेंट थे पैसा लगाने के, अब फिर से लगाना चालू किए हैं, इंडिया से निकाल के वहां लगा रहे हैं। तो इंडिया में अगर शेयर 20 PE में था तो वहां 5 या 6 PE में मिल रहा था, मतलब इट वाज ऑलमोस्ट 25 to 50% चीपर। तो लोग उधर लगाएंगे, आप में आपके क्या वो नूर लगे हैं। हमारे यहाँ बड़ा मैनिपुलेशन हुआ एसएमई में, जिसके कारण जब ये क्राइसिस आई तो सब अपना पैसा निकाल के भाग गए। तो अब जिस एंड पर जो जो जा रही हैं तो उसी से लोग जानेंगे माधवी बुच को। तो हमारा आज इंडेक्स जो है, जो इलेक्शन के बाद जिस दिन मोदी जी को 240 सीट मिली और 7 या 8% मार्केट गिरा इंट्रा डे, आज इंडेक्स ठीक उसी लेवल पर आ गया जो कि इलेक्शन के बाद था। और इतना रैपिड फॉल 20% का इतने कम समय में बहुत कम हुआ है, लेकिन बहुत। आपको लगता है कि ये माधवी बुच का जो टेन्योर था, इसमें सबसे ज्यादा अगर स्टॉक मार्केट की हालत खराब हुई है तो वो माधवी बुच के ही टेन्योर में हुई है? नहीं, ये करना बहुत सही नहीं होगा। लेट अस गिव हर ड्यू आल्सो कि एक सत्र में वो बढ़ा, लेकिन वो बढ़ा जो है गड़बड़ मैंने नहीं चेक करने को, आपने जो है आपकी विजिलेंस नहीं थी, आपने प्राइस मैनिपुलेशन करने जैसे एसएमई में एक ऐसी कंपनी थी जो कि फर्जी कंपनी थी, वो बाजार में गई कि हमको 45 करोड़ रुपया चाहिए और लोगों ने 10,000 करोड़ लगाया। तो पूरा जो स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर को इन्होंने अलाउ किया, जो कि केवल 200 कंपनी लिस्टेड थी, ये इन लोगों के समय में हजारों कंपनी हो गई और उसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ हुआ। इसको इन लोगों ने चेक नहीं किया और ये जो मर्चेंट बैंकर, प्रमोटर जो है और इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर मिलके इतना बड़ा घपला किए कि पूरा स्टॉक मार्केट उससे डिस्क्रेडिट हो गया और उसके कारण एक वो जो है रिवर्स साइकिल चली। तो इनके जाते और हिंडनबर्ग। अरुण जी, मेरे पास सामने एक ट्वीट है कि अभी हाल में मोदी जी ने ये कहा है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो रिकॉर्ड हाई जाएंगे जो 4 जून को गए थे। शुड यू इन्वेस्ट मोर, ये एक सवाल है जिसको लेकर लोगों ने लिखा है कि भाई व्हाई डू मोदी जी एक्सप्लिसिटली एंड पब्लिकली ऑन टीवी टेल द इंडियंस टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, जब मई में उन्होंने कहा था और अब वो फिर कह रहे हैं ये। हाँ जी, ये ट्वीट कब का है? ये ट्वीट कब का है? एक मिनट, ये इलेक्शन के पहले का ट्वीट है सर। और लेकिन उस समय तो हंगामा हुआ था ना, राहुल गांधी ने किया था। ये बात अभी उन्होंने 2 दिन पहले भी कही है कि देखिए ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस देश में बढ़ रहा है, तो क्या वो फिर से अपील कर रहे हैं कि भाई आप हमारे स्टॉक मार्केट में पैसे लगाइए? भाई उनको अगर खाली चिंता है अडानी के स्टॉक की तभी ये इस बात को बोलते हैं, क्योंकि अगर अडानी का स्टॉक गिरा, बात है, अभी 2 दिन पहले ही उन्होंने बोला ये बात। नहीं, अगर अडानी का स्टॉक गिरा तो ये जो कर्जे लिए हैं वो जो है शेयर मार्केट के, वो उसको प्लेज करके भी वो चुका नहीं पाएंगे और कोई उनके हुर के पंख नहीं लगे हुए हैं कि जो है खाली उनका शेयर बढ़ेगा और बाकी शेयर डूबेगा। आप समझ रहे हैं, जब शेयर मार्केट गिरता है या जब राइजिंग टाइड होती है तो हर एक जो नाव होती है वो ऊपर उठती है और जब वो गिरता है तो वो सारा समुद्र हमने इसी चैनल के लिए आपके साथ एक प्रोग्राम किया था, उसको बहुत सारे, मुझे लगता है कि 50,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा होगा, जब आपने कहा, हम लोगों ने बात भी की थी कि किस तरह से अदानी अब दिवालिया हो चुके हैं। बहुत हजारों लोगों ने वो कार्यक्रम देखा था और आज तक लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, अभी जो अब आपने बात की कि अगर मोदी जी स्टॉक मार्केट को लेकर इस तरीके से अपील कर रहे हैं और ये बार बार बोल रहे हैं कि देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स का हमारे यहाँ कॉन्फिडेंस बिल्कुल बना हुआ है, आपको निवेश करना चाहिए, तो क्या वो अदानी को बचाने के लिए कर रहे हैं? और अदानी को कैसे बचाएंगे? अब तो हालत ये है कि अदानी अपने आप को भी गिरवी रख देंगे तो भी अपनी शायद कंपनी को नहीं बचा सकते। नहीं, देखिए, दो इंटरप्रिटेशन हो सकता है और मैं दोनों आपको देता हूं। एज अ प्राइम मिनिस्टर उनका काम है कि ये देखें कि इंडिया में पैसा आवे, और इंडिया में पैसा तभी आएगा जबकि शेयर बाजार में लोगों को कॉन्फिडेंस होगा, है ना। तो अगर वो उससे वो कह रहे हैं तो एक दूसरी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से उनकी नजदीकी है अडानी से और जिसके कारण वो
बदनाम हो गए, अपने को डिफेंड नहीं कर पाए, तो उसका वो भी मतलब लगता है कि भाई अगर, देखिए एक बात तो सही है कि अगर शेयर मार्केट डूबेगा तो अडानी भी डूबेंगे, देश भी डूबेगा। ये मैं आपको पक्का बताता हूं, ये नहीं होगा जो मैं पहले बात कर रहा था। तो उस नजरिए से आप जो भी इंटरप्रिटेशन देखें कि शेयर मार्केट को अगर वो बचा रहे हैं तो अडानी के लिए बचा रहे हैं, कि ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि भाई सभी डूब रहे हैं, तो इसका क्या उपाय है। तो लेकिन उनको इस तरह का ये बात शेयर मार्केट के लिए नहीं कहना चाहिए, ये इन्वेस्टरों के लिए कहना चाहिए कि बाहर के निवेशक हिंदुस्तान में, होता क्या है कि हर स्टेट सबमिट करता है और सब इंडस्ट्रीज को बुलाता है, तो वो अडानी कहेगा मैं 1 लाख करोड़ लगाऊंगा, जितना ये प्लेज करते हैं उसका 10% भी पैसा जो है कभी भी, वो जो जम्बूरी होती है इन्वेस्टरों की, वो कभी भी नहीं होता है। वो तो बात सच है। तो दोनों इंटरप्रिटेशन है। अगर वो इसलिए कह रहे हैं और अगर सीरियस हैं तो उनको एक अच्छा चेयरमैन देना चाहिए ना। ऐसा चेयरमैन दे कि जिसको बियॉन्ड कंट्रोवर्सी हो, लोग कहें कि हाँ इस आदमी को नॉलेज भी है, इस आदमी की ईमानदारी भी है, और इस आदमी का एक बैकग्राउंड भी है, और ये आदमी जो है इसको संभालेगा। जिस तरह से मनमोहन सिंह को आरबीआई का गवर्नर बनाया गया, जिस तरह से रघुराम राजन को बनाया गया, और लोगों को भी, एक दो और भी थे, रेड्डी साहब ऑल्सो टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड, रंगनाथन साहब, ये सब बने अच्छे। ये तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत है, और इस समय ये पोस्ट की बहुत ही अहमियत है। ही कैनॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि अगर 1 महीना और लगे तो ये जो अप्लाई किए हैं उसमें ना देखें। सरकार का ये डिस्क्रिशन है, वो पूरे, न केवल इंडिया, इवन इन अमेरिका लोगों को ढूंढे जो कि इंडियन सिटीजन है और वहां पर जाके इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और जो उसको पढ़ा रहे हैं, वहां से लेके आवे। क्योंकि शेयर मार्केट के कानून में इसमें बहुत ही झोलमाल, जो चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से कानून बनाता है, सबको यही पावर दी गई है। ये कानून अच्छा नहीं है, लोगों ने लॉबी करी, हटाओ। अरे तुम लोग पकड़ा गए, अच्छा कॉम्प्रोमाइज का हम विंडो खोल देते हैं, पैसे दो और तुम अपने को जो है बरी कर लो। इस तरह का ये काम करते हैं, लेकिन इन्वेस्टरों को कभी पैसा वापस नहीं करवाते। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि 20 साल में जो है इन्वेस्टरों को कोई भी स्कैम में एक को छोड़ के आज तक पैसा वापस नहीं मिला। जी, मान लीजिए कि मोदी जी दूसरी माधवीपुरी बुच या दूसरा माधवीपुरी बुच का एक अवतार लाने की खोज में हैं। अगर वो आएगा, वो व्यक्ति या वो आएंगी, जो भी है, कितना बड़ा खतरा होगा, अगर मैं 2 लाइन में आपसे समझूं, और उसके बाद फिर एक आखिरी सवाल और करूंगी। देखिए अगर ये दोबारा लाएंगे उसी तरह का वो, और रेपुटेशन अगर उसकी, जिस तरह से इनकी कलई खुली, एक तो हम फॉर्चुनेट है कि अंत में खुली। जब इनका 1 साल बच गया था, 1.5 साल, तब हिंडनबर्ग और इनका पूरा जो है पर्दाफाश हुआ। अगर इनका पर्दाफाश नहीं होता तो मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी ये 5 साल और से भी चेयरमैन बनी रहती, क्योंकि उनकी उतनी एज थी। ही बिकेम वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर्स, और ऑलरेडी माने ये तो शी वाज प्रॉब्ली द यंगेस्ट चेयरमैन, है ना, तो उनका बड़ा लंबा टेन्योर होता। तो अगर ऐसे आदमी को ले आवेंगे तो ये जो है देश, स्टॉक मार्केट और सब चीज, सरकार, सब डूबेंगे, एक साथ डूबेंगे। वी दिस कंट्री कैनॉट अफोर्ड अनदर माधवी बुच इकोनॉमिकली। ये मेरा सोचना है बिल्कुल, कि हमें बिल्कुल, ऐसे आदमी की नहीं जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन अरुण जी, अब बस चलते चलते, अगर मान लीजिए आपको एक किताब लिखनी हो और मैं आपसे पूछूं कि माधवीपुरी बुच की लेगेसी को आप कैसे याद करेंगे, और तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत क्लोजली सभी को फॉलो करते हैं, सभी चीफ्स के अपॉइंटमेंट को आपने चैलेंज भी किया है। जी, देखिए मैंने एक किताब लिखी थी, रिलायंस द रियल नेटवर्क, 2006 में शांति भूषण जी ने उसका फॉरवर्ड लिखा था। तो वो किताब चूंकि इतने बड़े घराने के खिलाफ लिखी थी, तो उन्होंने नीरा राडिया और इन लोगों को लगा के देखा कि ये मार्केट में बिके ही नहीं। तो अब जो है कितना भी वो हो, तो वो गलती 1.5 साल 2 साल एक अच्छी किताब को लिखने में लगते हैं, तो दोबारा मैं ये किताब नहीं लिखूंगा। लेकिन जैसे मैंने और कहीं कहा कि उनका टेन्योर में एक बहुत ही नामी
लेखक चार्ल्स डिकेंस की एक बहुत ही नामी किताब टेल ऑफ टू सिटीज से मैं उसको समरी गई, जो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ओपनिंग लाइन है कि इट वाज द बेस्ट ऑफ द टाइम्स, इट वाज वर्स्ट ऑफ द टाइम्स। तो माधवी बुच का ऐसा ही कुछ टेन्योर था, इट वाज बेस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अडानी, इट वाज वर्स्ट ऑफ द टाइम्स फॉर द इन्वेस्टर। अंत में, बीच में तो अच्छा रहा, लेकिन दैट इज हाउ शी इज एंडिंग, कि इन्वेस्टरों की बहुत हालत खराब है। आई कैन सी इट ऑन देयर फेसेस। मैं एक टैक्सी में बैठा था, वो आदमी हमको टिप दे रहा है और वो बता रहा है कि शेयर बाजार, हमने उससे पूछा कि भाई तुम्हें कितने दिन हुए पैसे लगाए हुए, तो कहा 3 साल हुए, और हमसे कह रहा है आपको तो कुछ नहीं आता है। और मैं करीब 30-40 साल से मैं शेयर बाजार देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैं चुप लगा गया, मैंने कहा कि अब जो है ये शेयर मार्केट का डूबने का समय आ गया है। एक पुरानी कहावत है कि when the shoe shine boy gives you a tip, then you should know that the market is near a collapse। तो वही बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तो चलिए अब देखते हैं कि माधवी बुच का क्या होगा। और एक सवाल बस और मेरे जहन में आ रहा था कि अरुण जी, माधवी बुच का फ्यूचर क्या है और उनका अगला पड़ाव क्या हो सकता है? वो कहाँ जा सकती हैं, या फिर उनकी अब इनिंग्स खत्म है एक तरीके से? देखिए मेरा असेसमेंट है, गलत हो या सही, या जो हमने देखा है, between Madhvi Buch and her husband they must be worth about 400-500 करोड़। और इनको कोई सरकार की कोई यूटिलिटी नहीं है, इन्होंने पैसे बाजार से कमाए और फिर सेबी चेयरमैन रहने के बाद और कमाए। तो जैसे और भी धनवान लोग होते हैं, और पहले भी ये सिंगापुर में थी, और अब एक ठप्पा लग गया कि फॉर्मर चेयरमैन ऑफ सेबी, ये बड़ी बात होती है। तो उस ठप्पे के साथ ये जहां चाहें वहां जा सकते हैं। शी कैन एंजॉय हर वेल्थ as long as she lives, and she can live in much greater style than she was living while she was the chairman of SEBI। तो वो अमेरिका में केवल $5 मिलियन लगते हैं। अभी ट्रंप ने वो गोल्ड कार्ड वो कर दिया है, तो वहां भी जा सकते हैं। सिंगापुर से आई थी, वहां भी जा सकती, जहां ये जाना आपने चाहे। पॉइंट बताया कि ये जो गोल्ड कार्ड डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, तो क्या इसी गोल्ड कार्ड को अब लेंगी माधवीपुरी बुच? उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए $5 मिलियन का कोई मतलब, 40 करोड़ का कोई मतलब नहीं रखता। ऐसे धनवान लोगों को सेबी का चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। नमस्कार।